चलिए बेटे, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ टीआर जैन लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। आज की क्लास में हम लोग अपने फाउंडेशन लेवल की जो क्लास है इसमें डिस्कस करेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बेटा ये चैप्टर आप लोग प्रीवियस लेवल पर 10+1 क्लास 11th क्लास में भी पढ़कर आते हैं। बेसिक लेवल का ये चैप्टर है, लेकिन आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम पेपर में इस चैप्टर का अपना एक इंपॉर्टेंस है। आप अगर देखेंगे आपके सीए फाउंडेशन का ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं गया जिसमें आपका बीआरएस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना आया हो। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, इसी का शॉर्ट नेम बीआरएस होता है। तो बीआरएस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में पक्का पक्का आना होता है। तो भाई मैं आपको बता दूं, यहां स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो मैंने लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बेटा ये चैप्टर इजी भी है और ये चैप्टर आपको मार्क्स भी दिलवाएगा। और मैंने साथ ही साथ अपना कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर रख दिया है 9813170795। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवा सकते हो। बेटा मैं आपको बता दूं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ये जो चैप्टर है आपके सीए फाउंडेशन सिलेबस को लेकर, ये जो चैप्टर है इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इस चैप्टर को मानकर चलता हूं, क्योंकि जितने भी आपके एग्जाम पेपर अभी तक हुए हैं सीए फाउंडेशन को लेकर, हर एग्जाम पेपर में इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो आपके सामने निकल कर आता है। तो बेटा इस चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चैप्टर आपको मार्क्स बहुत बढ़िया दिलवाने वाला है। तो मैं आज इसका बेसिक लेवल आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगा। बेसिक लेवल पढ़कर ही आपको समझ में आ जाने वाला है कि ये चैप्टर मैं किस मूड से पढ़ाने वाला हूं। मैंने इस चैप्टर में अप्रोक्सीमेट 10 मार्क्स तक का भी एग्जाम पेपर में कवर होते देखा है। और बेटा अगर एक अकेला चैप्टर आपके सीए फाउंडेशन के 10 मार्क्स को कवर कर दे तो ये, और वो भी इजी चैप्टर, तो आप ये बात मानकर चलिए कि आपके लिए ये बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है सिलेबस को लेकर। तो भाई बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, इसका शॉर्ट नेम मैं लिख रहा हूं बीआरएस। आप लोग जब भी पढ़ेंगे तो आपको कोई भी, जहां आप पढ़ेंगे तो आपको ये बीआरएस के नाम से इस चैप्टर को हम शॉर्ट में नाम लेकर चलते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। प्रैक्टिकली बता दूं तो ये थोड़ा ट्रेडिशनल हो गया। अगर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता दूं तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच पर काम करेगा। आज की जो टेक्नोलॉजी है उसमें अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो बीआरएस बनाने का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया, सारी टेक्नोलॉजीज हमारे पास हैं। तो आज हम लोग बैठे बैठे सब चीजें, हमारे बैंक बैलेंस, ट्रांजैक्शन सब चेक कर सकते हैं। लेकिन एक जमाना था जब बैंक बैलेंस को चेक करने के लिए हमें बैंक में जाकर के अपनी बैंक स्टेटमेंट यानी कि पासबुक को कंप्लीट करवा करके लाना होता था। तो मैं एक बार के लिए आपको थोड़ा सा ट्रेडिशनल अप्रोच पर लेकर जाऊंगा। आज से 10, 15, 20 साल पहले किस तरह का ट्रेंड था बैंक को लेकर, उसके बारे में बेसिक बातें बताऊंगा और उन बातों को बेस बना करके हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर कि आजकल टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, जमाना चेंज हो गया, तो वो बातें जो 20 साल पहले थी वो तो रही नहीं, तो क्या सर आज भी हमें बीआरएस बनाना पड़ेगा? बेटा मैं आपके साथ बात कर रहा हूं सिलेबस की। एक्चुअल में अकाउंटिंग जब आप करेंगे थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ जाता है, बट हमें ट्रेडिशनल कुछ बातें जो टॉपिक को लेकर हैं वो डिस्कस करनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या होता है बेटा कि एक बिजनेसमैन, आप मेरी बात को सुनना, एक बिजनेसमैन जब अपना बिजनेस करेगा, आप जरा सोचो, क्या वो सारी ट्रांजैक्शन, ऑल ट्रांजैक्शन क्या आप कैश में कर सकते हैं? ऑल ट्रांजैक्शंस क्या आप कैश में कर सकते हैं? देखो अगर आपके बिजनेस का लेवल एक ऐसा लेवल है, कोई छोटा व्यापार, छोटा बिजनेस आप करते हो तो शायद आप कैश में कर लें। लेकिन भाई अगर आप इंडिया लेवल पर कोई बिजनेस कर रहे हो, आपके पूरे इंडिया में कस्टमर्स फैले हुए हैं, पूरे इंडिया में आप सप्लाई देते हो, तो क्या पॉसिबल है कि क्या सारा का सारा ट्रांजैक्शन आप कैश में कर पाओ? बिना बैंक की हेल्प लिए क्या आप अपना बिजनेस कर पाओगे? आपको लगता है ऐसा पॉसिबल होगा? आप जरा सोचो कि आपका एक कस्टमर, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, एक कस्टमर, आप बैठे हो दिल्ली में, आप मेरी बात को सुनिएगा, दिल्ली में
और मान लीजिए आपका एक कस्टमर है जो रहता है गुजरात में, सूरत में। अब भाई सूरत के एक बिजनेसमैन को स्टॉक परचेज करने के लिए दिल्ली आना पड़ता है, और दिल्ली से स्टॉक परचेज करके वो सूरत लेकर जाएगा। तो पहले तो वो पूरा बैग कैश का यहां लेकर आए और उसके बाद वो स्टॉक यहां से लेकर जाए, तो आपको लगता है वो सेफ रहेगा? सेफ्टी पर्पस के लिए कभी भी, सेफ्टी पर्पस के लिए कभी भी वो अपने साथ कैश कैरी नहीं करेगा। तो इसलिए वो क्या करेगा, बैंक में पैसा डिपॉजिट करेगा और जाकर सप्लायर को बोलेगा कि भाई मेरे को स्टॉक दे दो और मैं आपकी चेक से पेमेंट कर देता हूं, यानी कि बैंक से पेमेंट कर देता हूं। एक इशू तो हो गया ये, प्लस बेसिक बात कर रहा हूं बिल्कुल। प्लस एक बात बताइए, अगर मैं बात करूं टैक्सेशन डिपार्टमेंट की, व्हाइट और ब्लैक मनी की, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन जिसको बैंकिंग ट्रांजेक्शन से किया गया, दैट मींस वो व्हाइट ट्रांजेक्शन होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि भाई एक लिमिट है 10,000 की, कि 10,000 तक की बिजनेस ट्रांजेक्शन तो आप कैश में कर सकते हैं, लेकिन अगर 10,000 से ज्यादा की ट्रांजेक्शन आपको करनी हो तो भाई उसके लिए आपको बैंकिंग ट्रांजेक्शन ही करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, बिजनेस में अगर आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन करेंगे तो बिजनेस में आपको बिजनेस की ट्रांजेक्शन करने के लिए, मैं यहां लिख रहा हूं, बिजनेस में आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करने के लिए बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। बैंक में आपका अकाउंट होना जरूरी है। अगर बैंक में आपका अकाउंट नहीं होगा तो बिना बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बिजनेस कर पाना पॉसिबल टास्क नहीं है, क्योंकि जो कस्टमर आएगा वो आपको बैंक से चेक से पेमेंट करेगा या अकाउंट ट्रांसफर करेगा। आपने किसी का पेमेंट करना है तो बैंक से ट्रांजैक्शन करोगे। तो बैंक अकाउंट के थ्रू अगर आप करते हो लेन देन रिसिप्ट और पेमेंट को लेकर, बैंक अकाउंट के लिए रिगार्डिंग जितनी भी आपके बिजनेस की रिसिप्ट हैं और जितने आपके बिजनेस की पेमेंट हैं, उसके लिए आपको बैंक में अपना एक अकाउंट जो है वो ओपन करना पड़ेगा। तो मैं पहली बात आपसे ये कर रहा हूं कि भाई अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपको करनी है बिजनेस ट्रांजैक्शंस, तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस करने के लिए आपका बैंक में अकाउंट होना कंपलसरी है। पहली बात तो ये समझिए। दूसरी बात, आपका बैंक में कौन सा अकाउंट जनरली होता है, मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं। अगर तो आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर तो आप एक बिजनेसमैन हैं तो भाई आप अपने फर्म नेम से, आपकी जो फर्म है या आपकी जो कंपनी है या जिस भी तरह का आपका बिजनेस है, आप अपने बिजनेस के नेम से, मैं आपको बता दूं, बिजनेस नेम से आप अपने बैंक में एक अकाउंट ओपन करवाएंगे। बैंक में आपका अकाउंट ओपन होगा करंट अकाउंट, बैंक में आपका अकाउंट ओपन होगा करंट अकाउंट। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं मेरी बात करूं तो मैं विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स का प्रोप्राइटर हूं और फीस रिसीव करने के लिए मैंने बैंक में एक अकाउंट ओपन कर रखा है जिसका नाम है विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स। विशेष एकेडमी ऑफ कॉमर्स के नाम से मैंने बैंक में अपना एक अकाउंट ओपन कर रखा है और मेरे बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो सब इस अकाउंट के नाम से होंगी। जितना रिसिप्ट होगा फीस का वो भी इसी अकाउंट में, जितना हम अपने स्टाफ को सैलरी देंगे, जितना हम रेंट देंगे, जितना हम एडवर्टीजमेंट पे करेंगे या जितने भी एक्सपेंस मेरे बिजनेस से रिलेटेड होंगे, वो सारे के सारे एक्सपेंस, वो सारी की सारी रिसिप्ट इसी बैंक अकाउंट में होंगी और इसी बैंक अकाउंट के बिहाफ पर मेरी इनकम का डिटर्मिनेशन किया जाएगा। सही बात है। तो मैं आपको याद करा दूं, आप अगर एक बिजनेस करेंगे तो आपको बिजनेस के नेम से अपने बैंक में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। बिजनेस का जो अकाउंट होता है जनरली उसका नाम होता है करंट अकाउंट। सही है। अब आपने अपने बिजनेस के नाम से बैंक में एक करंट अकाउंट जो है वो ओपन कर दिया। आप मेरी बात को सुनिएगा, आपने बैंक में अपने बिजनेस के नाम से एक करंट अकाउंट ओपन कर दिया। उसके बाद अब उससे रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को अगर आपने करना है रिकॉर्ड, बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन को अगर आपने करना है रिकॉर्ड, तो उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आप क्या करते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं। बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए
आपको बनानी पड़ेगी डबल कॉलम कैश बुक। आपको डबल कॉलम कैश बुक बनानी होती है, जिसमें एक होता है बैंक कॉलम और एक होता है जी कैश कॉलम। पूरी बात बिल्कुल तरीके से समझ के चलना, ट्रैक पर आपको अभी मैं लेकर आऊंगा कि इस चैप्टर का मीनिंग क्या था, चैप्टर के ऊपर ही लेकर आऊंगा, लेकिन पहले चीजों को समझ लो। अब आपको बिजनेस में आपने बैंक अकाउंट ओपन कर दिया, बैंकिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपने कैश बुक बना दी। अब आपकी कैश बुक कुछ ऐसे बन जाएगी, आपकी कैश बुक कुछ ऐसे बन जाएगी जिसमें आप अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, मेरी पूरी बात सुनना ध्यान से, एक आपने बना दिया डेट कॉलम, एक आपने बना दिया रिसिप्ट कॉलम। अब मैं फालतू की बातें ना करके एक कैश और एक बैंक कॉलम आपने बना दिया, डेट आ गया, रिसिप्ट आ गया, एक कैश कॉलम आ गया और एक बैंक कॉलम आ गया, ये आपने बना दिए। बेटा ऐसे ही आपने पेमेंट के लिए एक डेट बना दिया, एक पेमेंट कॉलम बना दिया, सही है, एक कैश कॉलम बना दिया और एक आपने बना दिया बैंक कॉलम, ये आपने बना दिए। अब पूरी बात मेरी अच्छे से समझ के चलना, ये आपने बना दिया जी, सही है, आपने कैश बुक का फॉर्मेट बना दिया। अब आप करते क्या हो वो भी मैं बता दूं। आप अब बिजनेस में अकाउंटिंग करोगे, अकाउंटिंग प्रोसेस के चैप्टर में मैंने आप लोगों को डबल कॉलम कैश बुक बनाना सिखाया। क्या लिखेंगे, सबसे पहले कैश और बैंक के जो बैलेंस होंगे, टू बैलेंस बीडी, कैश वाला कैश में, बैंक वाला बैंक में, ये आप मंथ के स्टार्टिंग में जो बैलेंस होंगे वो आप इसमें पुट करोगे। फिर क्या होगा, जितना पैसा आपके पास आएगा सेल करने से, डेटर से, इनकम से, जो भी आएगा, अगर तो कैश में आया तो आप उसको कैश कॉलम में रिकॉर्ड करोगे। अगर कोई ट्रांजैक्शन आपको चेक से मिली और आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो आप बैंक कॉलम में प्लस करोगे, जैसा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यही तो चीजें पढ़ी है ना भाई आप लोगों ने, सही बात नहीं है क्या? इसी तरह से अगर मैं बात करूं पेमेंट की, तो अगर अपन ने पेमेंट किया कैश में तो कैश कॉलम में आ जाएगा, और अगर हमने पेमेंट कर दिया चेक से तो बैंक कॉलम से आ जाएगा। आप मेरे को बता दो इस बात में कोई डाउट है क्या? है ना, जितना पैसा कैश में आएगा कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दोगे, चेक से आएगा तो बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर दोगे। एक तरफ रिसिप्ट आ गई, एक तरफ पेमेंट आ गई, और लास्ट में जाके मंथ एंड में बाय बैलेंस सीडी, कैश वाला बैलेंस और बैंक वाला बैलेंस आप कैलकुलेट करके ले आओगे। सब लोग मेरे को इतना बताओ, इतनी कैश बुक सबको समझ में आती है ना? ये कैश बुक है बेटा जो आप अपने बिजनेस में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बनाते हैं। अब जैसे ही आपने बनाई कैश बुक कौन बना रहा है भाई? कैश बुक में ट्रांजैक्शन कौन रिकॉर्ड करेगा? तो आप बोलेंगे सर कैश बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा बिजनेसमैन। कैश बुक में ट्रांजैक्शन कौन रिकॉर्ड करेगा? तो कैश बुक में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा वो है बिजनेसमैन। फिर हमारे पास है पासबुक, फिर हमारे पास क्या है बेटे? पासबुक। कैश बुक के बाद क्या है? पासबुक। आप बोलेंगे सर पासबुक का क्या सीन है? तो भाई पासबुक अगर आप बनाएंगे तो मैं आपको बता दूं, आप एक बना सकते हो पासबुक। अगर आप पासबुक बनाओगे, पासबुक कौन बनाएगा? पहली बात, पासबुक बनाएगा बैंक, सही है। और मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, पासबुक का नाम आप रख सकते हो बैंक स्टेटमेंट। पासबुक का नाम आप रख सकते हो बैंक स्टेटमेंट। आप उसको पासबुक बोलो, आप उसको बैंक स्टेटमेंट बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही है। आप उसको पासबुक बोलें, आप उसको बैंक स्टेटमेंट बोलें, दोनों का मीनिंग एक ही है। अब आप मेरी एक बात बताओ मेरे को, आप बैंक स्टेटमेंट में ये डेबिट कॉलम होता है और ये क्रेडिट कॉलम होता है, मतलब डेबिट कॉलम माइनस के लिए होगा और क्रेडिट कॉलम प्लस के लिए होगा। अब इसको कौन ऑपरेट कर रहा है? बैंक ऑपरेट कर रहा है। पासबुक कौन बना रहा है? बैंक बना रहा है। कैश बुक कौन बना रहा था? बिजनेसमैन बना रहा था। अब जरा सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, दिमाग लगाना भाई, क्या होगा कि जो अपन लोग कैश बुक बनाएंगे, कैश बुक में एक तो आ गया कैश कॉलम, उसका हिसाब तो हम बैंक के साथ रखेंगे नहीं, लेकिन जरा सोचो बैंक का जो बैलेंस है, हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया
तो ये देखो स्क्रीन पर आप बैंक को क्या कर देते हो, डेबिट। ये मैंने इसमें स्पार्कल पेन चला दिया। हम बैंक को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। करते हैं नहीं करते हैं बताओ। तो सेम ट्रांजैक्शन के लिए आप ये बताओ, बैंक अपनी बुक्स में हमें क्रेडिट करेगा नहीं करेगा? जिस ट्रांजैक्शन के लिए मैं अपनी बुक्स में बैंक को डेबिट करूंगा, सीधी बात है ना भाई, मैं अगर बैंक में अमाउंट करूंगा डिपॉजिट तो मैं बैंक को डेबिट करूंगा, और जैसे ही मैं बैंक को डेबिट करूंगा तो बैंक अपनी बुक्स में, पासबुक में मेरे को क्रेडिट कर देगा। अगर मैं बैंक को डेबिट करूंगा सिमिलर अमाउंट से, बैंक मेरे को क्या करेगा, क्रेडिट। और जिस ट्रांजैक्शन से मैं यहां पेमेंट करूंगा बैंक से, जिस ट्रांजैक्शन से मैं बैंक को क्रेडिट करूंगा, सेम ट्रांजैक्शन से बैंक मेरे को उस ट्रांजैक्शन से डेबिट भी तो करेगा। अब बता दो नहीं करेगा क्या? अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाई साहब डिस्प्यूट आ जाने वाला है। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन मैं बैंक में डेबिट करूंगा, सेम ट्रांजैक्शन बैंक क्रेडिट करेगा, और अगर कोई भी ट्रांजैक्शन मैं बैंक से क्रेडिट करूंगा, सेम ट्रांजैक्शन बैंक डेबिट कर देगा। और इसके बाद आप सुनते जाना, इसके बाद जो बैलेंस शीट, ये देखो बैंक में जो पैसे मेरे डिपॉजिट थे, जिसको देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, और जो पैसे मैंने पेमेंट निकाल लिया, उसके बाद जो ये बैलेंस शीट निकल कर आएगा, ये जो बैलेंस शीट निकल कर आएगा, और उधर पासबुक बनाएंगे। पासबुक में भी जो पैसा प्लस है और जो पैसा माइनस है, उसके बाद पासबुक का जो बैलेंस निकल कर आएगा। प्रैक्टिकली आप मेरी बात को समझना, जो पासबुक का बैलेंस निकल कर आएगा और जो कैश बुक का बैलेंस निकल कर आएगा वो सेम आना चाहिए। मतलब अगर मैं ये बोलता हूं कि एट लास्ट मेरा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, एट लास्ट अगर मैं ये बोलता हूं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक जो निकल कर आएगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक जो निकल कर आएगा, वो क्रेडिट बैलेंस एज पर, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक के इक्वल होना चाहिए। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, इसके इक्वल आएगा। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, इसके इक्वल होना चाहिए। अगर तो कोई मिस्टेक नहीं है, कोई ओमिशन नहीं है, कोई डिले कुछ भी नहीं है, तो ये दोनों बैलेंस आपके इक्वल आने चाहिए। तो भाई अगर आपके ये दोनों बैलेंस इक्वल आते हैं तो मेरी आज की क्लास का कोई मतलब नहीं बनता, इस चैप्टर का कोई मतलब नहीं बनता, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का कोई मीनिंग नहीं है। सही है ना? फिर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का कोई मीनिंग नहीं है, ये बात आप मानकर चलिए। लेकिन बेटे अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपका कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस को मैच नहीं करता, कई बार ऐसा होगा कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो हो रहा होगा, बैंक का बैलेंस कम शो हो रहा होगा, या ऐसा भी हो सकता है कैश बुक के अकॉर्डिंग तो बैलेंस कम हो लेकिन पासबुक के अकॉर्डिंग ज्यादा बैलेंस शो रहा है। तो भाई बिजनेसमैन को एक पर्टिकुलर डेट पर जब बिजनेसमैन ने दोनों बैलेंस चेक किए तो वो मैच होने चाहिए। अगर तो वो दोनों बैलेंस मैच नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है। तो हमें सबसे पहले रीजन या कोजिस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें कोजिस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। लिखो कोजिस ऑब्लिक रीजंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस shown by cash book and passbook. Causes oblique reasons of difference between balance shown by cash book, बैलेंस शोन बाय कैश बुक और पासबुक। मतलब मैं आपको बताऊंगा कि जो कैश बुक का बैलेंस है और जो पासबुक का बैलेंस है, उन दोनों में डिफरेंस आने का क्या कारण है, ये हम लोग चेक करेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर
पासबुक दोनों में डिफरेंस आने का क्या रीजन है, ये हम लोग चेक करेंगे बेटा। बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक, इन दोनों में डिफरेंस आने का क्या रीजन है वो हम लोग चेक करेंगे। आप मेरे को एक बात बता दो, सब लोग इतना क्लियर है क्या? सही है। अगर ऐसा है तो अब मैं क्या करूंगा, आप मेरी बात को समझिएगा। अब एक एक करके मैं चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं भाई, कि कॉजेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शोन एज पर कैश बुक और पासबुक, दोनों के डिफरेंस आने का रीजन क्या हो सकता है, वो बेटे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। बट आप सब लोग पहले मेरे को ये बताओ, आपको मेरी बात समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि भाई जब आप कैश बुक बनाते हो और पासबुक बनाते हो तो दोनों के बैलेंस कई बार मिसमैच हो सकते हैं। तो उनके मिसमैच होने के क्या रीजन हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो भाई अगर उनके रीजंस की मैं बात करूं तो पहला रीजन आप लिखिए जरा, लिखो पहला रीजन, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, check deposited into the bank but not collected by the bank, but not collected by the bank, check deposited into the bank but not collected by the bank। मतलब हमने बैंक में चेक डिपॉजिट तो कर दिए हैं लेकिन बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किए हैं। बेटा ऐसा होता है, मान लो मेरे को मिस्टर राम से चेक मिला तो वो चेक मैं बैंक में डिपॉजिट करूंगा। तो एक बात सोचो, राम वाला चेक जब मैंने बैंक में डिपॉजिट किया तो राम वाला चेक मैं बैंक में डिपॉजिट करूंगा, राम का अकाउंट मैं उस चेक के अमाउंट से डेबिट कर दूंगा, सॉरी बैंक को मैं डेबिट कर दूंगा। तो ये देखिएगा, अगर मैंने राम का चेक बैंक में डिपॉजिट किया, ये देखो हाईलाइट कर रहा हूं, मैं बैंक को उस अमाउंट से क्या करूंगा, डेबिट। सेम अमाउंट से बैंक मेरे को अपनी बुक्स में क्या करेगा, क्रेडिट। लेकिन यहां ये गड़बड़ हो गई कि भाई हमने एक चेक बैंक में डिपॉजिट किया जो कि बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया या क्रेडिट नहीं किया। मतलब ये वाली एंट्री कैश बुक में तो प्लस हो रखी है, पासबुक में नहीं आई, क्योंकि भाई बैंक में जब तक पैसा आएगा नहीं बैंक हमें क्रेडिट करेगा ही नहीं। तो ये वाली एंट्री एक रीजन हो गई कि ये वाली एंट्री कैश बुक में तो है और पासबुक में नहीं है। तो जब आप बैलेंस निकालोगे एज पर कैश बुक और बैलेंस निकालोगे एज पर पासबुक, दोनों मिसमैच हो जाएंगे, क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, लिखते चलो आप, नंबर 2 लिखो जरा, चेक, लिखो जरा, चेक issued to supplier for payment but not presented for the payment। मतलब ये, हमने सप्लायर को चेक इशू कर दिया कि भाई जाके आप बैंक से पैसा ले लो, हमें किसी सप्लायर का पेमेंट करना था, सप्लायर ने हमें बोला कि सर हमारा पेमेंट, तो मैंने उसको चेक बना के दे दिया, और चेक बना के दूंगा तो भाई मैं कैश बुक में एंट्री कर दूंगा, चेक पेमेंट किया मैंने। लेकिन सप्लायर ने वो चेक अपनी जेब में रख लिया और अभी तक पेमेंट के लिए बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, वो चेक लेकर बैंक में गया ही नहीं है और हमारी क्लोजिंग डेट आ रही है। तो जरा सोचो, ऐसी एंट्री की वजह से हमने तो कैश बुक में से अमाउंट लेस कर दिया लेकिन बैंक में से अभी तक अमाउंट लेस नहीं हुआ क्योंकि वो चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ है। तो चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, ऐसा पॉसिबल है। नंबर 3 लिखो, नंबर 3, अमाउंट डायरेक्टली deposited by the customer in our bank account
amount directly deposited by the customer in our bank account but not recorded in cash book. Not recorded in cash book. Amount directly deposited by the customer in our bank account but not recorded in cash book. एक कस्टमर ने हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए लेकिन अभी तक वो बैंक में डिपॉजिट, बैंक में तो कैश बुक में तो पासबुक में तो आ गए लेकिन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड उसको नहीं किया। एक कस्टमर है जो हमारे अकाउंट में पैसे देकर चला गया, हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करके चला गया, बैंक में पैसा आ गया लेकिन बैंक ने हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी और हमारे कैश बुक में उसकी ट्रांजेक्शन अभी तक नहीं हुई। आप बोलोगे सर हमारे तो मोबाइल पे मैसेज आ जाता है जैसे पैसे डिपॉजिट होते हैं। भाई मैं आज की बात ही नहीं कर रहा, मैं 20 साल पुरानी बात कर रहा हूं जब आपके पास मोबाइल फोन था ही नहीं और बैंक कोई मैसेज सिस्टम बनाता ही नहीं था, ऑनलाइन सिस्टम ही नहीं था। तो कोई कस्टमर आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर देता था तो आपको बैंक में जाके पता करना पड़ता था कि कौन डिपॉजिट करके गया। सही है, आपके पास कोई मैसेज सिस्टम नहीं आता था। तो उस दौरान क्या होता था, वो एंट्री पासबुक में तो आ गई लेकिन कैश बुक में नहीं आई है, ऐसा पॉसिबल होता था। नंबर 4 लिखो, अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन आवर स्टैंडिंग ऑर्डर। पेड बाय द बैंक but not recorded in cash book। बेटा बैंक जो है हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर पर कुछ एक्सपेंसेस का पेमेंट कर देता है। बैंक हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर पर कुछ एक्सपेंसेस का पेमेंट कर देता है। अब बैंक ने अगर हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर पर एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया तो इसका मतलब वो एंट्री कैश बुक में पासबुक में तो आ गई, क्योंकि हमने बैंक को ऑर्डर कर दिया था ना कि यार हमारे बिहाफ पर ये सारे एक्सपेंस आप पेमेंट कर दिया करो। तो बैंक ने हमारे कहने पर उन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया लेकिन उसकी एंट्री हमारी सिर्फ पासबुक में आई है, कैश बुक में वो एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इसके अलावा लिखो, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, लिखिए बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक, but not recorded in cash book। अब बैंक ने चार्जेस लिए जी, बैंक ने हमसे चार्जेस ले लिए प्लस बैंक ने हमसे इंटरेस्ट ले लिया। अब इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस बैंक ने हमारे ऊपर क्या कर दिए हैं, डेबिट। इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस बैंक ने कर दिए डेबिट, सही बात है, लेकिन वो एंट्री हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की है। वो एंट्री कहां गई? अब बोलोगे सर वो एंट्री आपकी पासबुक में आएगी क्योंकि बैंक ने चार्जेस ले लिए, वहां तो आ गई बट कैश बुक में नहीं है, ये भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 6 लिखो, लिखिए बैंक इंटरेस्ट, ये भी तो हो सकता है पॉसिबल। बैंक इंटरेस्ट credited by the bank, credited by the bank, bank interest credited by the bank but not recorded in cash book। but not recorded in cash book। bank interest credited by the bank but not recorded in cash book। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये वाली बात बता दो, क्लियर है क्या? अब बैंक इंटरेस्ट ऐसा पॉसिबल है ना कि बैंक हमें ब्याज दे दे,
ले सकता है तो दे भी सकता है, और ये एंट्री पासबुक में हो गई बट कैश बुक में नहीं आई। और इसके अलावा ये भी तो रीजन हो सकता है कि बैंक wrongly debited oblique credited our account in passbook। ये भी हो सकता है कि बैंक ने हमारा अकाउंट रोंगली डेबिट या क्रेडिट कर दिया हो पासबुक में। अब पासबुक पे तो इफेक्ट आ गया, कैश बुक में नहीं आया। मैंने आपको ना कुछ रीजंस बताए हैं, आप ये मत सोचिए अभी तो बहुत सारी बातें हैं, मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर कुछ रीजंस बताए हैं। ये वो रीजंस हैं जिनकी वजह से आपकी कैश बुक मिसमैच हो जाती है। या तो कैश बुक ज्यादा हो गई, पासबुक कम हो गई, या पासबुक ज्यादा हो गई, कैश बुक कम हो गई, ये रीजन हो सकते हैं। अब सब लोग मेरे को ये वाली बात बताओ, ये सबको क्लियर है क्या? इस तरह से आपको मैंने एक बेस बताया कि भाई क्या रीजन है कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आने का। अब बेस तो चलो ठीक है, मैंने आपको बता दिया। मैं आपको बता दूं, अब ये बेस बनाने के बाद अब अगला काम क्या बनता है कि हाउ टू प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये जो रीजंस है इनको फिल करके हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, एक फॉर्मेट हम लोग बनाएंगे जिसमें किस तरह से बीआरएस मैच होगा। हम रीजन चेक करेंगे कि कैश बुक और पासबुक के जो डिफरेंस है उनके क्या रीजंस हैं, वो हम चेक करते हुए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार करके चले। तो कैसे बनाएंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये जानने के लिए आपको देखनी है मेरी नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन के फॉर्मेट पर, और कैसे बनता है फॉर्मेट, उसके दो तरीके हो सकते हैं, वो सारी बातें करेंगे। पहले उनको बनाएंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट विदाउट अमेंडेड कैश बुक। जब ये टॉपिक हो जाएगा तब एक कंसेप्ट मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, बीआरएस विद अमेंडेड कैश बुक। तो आप बने रहे मेरे साथ मेरे वीडियो लेक्चर्स में, जहां मैं आपके साथ बनाने वाला हूं अगली क्लास में बहुत सारी बातें। सही है? तो भाई मैंने आपको बता दी आज की क्लास हमारी बैंक रिकॉन्सिलेशन को लेकर। मैं आपको बता दूं हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है विशेष एकेडमी, यहाँ हम लोग आपके लिए बहुत सारी चीजें और भी लेकर आते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि मैं आपके सीए फाउंडेशन से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स आपके होते हैं, जिसमें आपके डाउट्स रहते हैं, वो पूरा टॉपिक हम लोग वहां आपको एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करते हैं वीडियो लेक्चर बनाने की। तो आप मेरे साथ बने रहें। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से फॉर्मेट बनेगा और उसकी प्रैक्टिस कैसे हो सकती है, वो सब चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना करते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।